ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग अनन्या, अमित, पूजा। गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। कल की क्लास में हम लोगों ने जो मेजरली टॉपिक किया था दैट वाज अबाउट द आयनिक स्ट्रेंथ, और हमने नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, रेडॉक्स के बारे में आज हम और डिटेल में बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी आज की क्लास को। ठीक है जी। आज का टॉपिक एज यू कैन सी इज गोइंग टू बी एंटायरली अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक मौका देना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 8 में यदि आपको कोई डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आस्क। आई वुड लाइक टू टेक दैट फर्स्ट, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बता दीजिए यदि किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोनालिसा, राधे राधे विष्णु, डेंजरस आत्मा, गुड इवनिंग, नमस्ते खुशी। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास देन। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में जाते जाते एज आई रिमेंबर मैंने आप लोगों को दिए थे, कुछ सवाल दिए थे, राइट है ना? और मैंने कहा था कि फॉर्मूला मेथड से आप लोग मुझे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देंगे। यही हमने काम किया था। तो चलिए एक बार उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, अपने फॉर्मूला मेथड पर आ चुके थे, फॉर्मूला मेथड। और इसमें नंबर 1 जो एग्जांपल मैंने लिया था दैट वाज H2O। O का निकालना था मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई डू इट? 2 इंटू +1, हाइड्रोजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो इट वाज कमिंग आउट टू बी -2, यानी कि पहले पार्ट का जो आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी -2। ठीक है जी, पहले पार्ट का -2 आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपने किया होगा, फर्स्ट पार्ट किया होगा। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पार्ट है O2। O2 में अगर सेम एलिमेंट लगाओ तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास एलिमेंट सेम लगाओ तो मैं डायरेक्टली हाउ विल आई सॉल्व इट? आई कैन सॉल्व इट एज 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें भी। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड पार्ट हमें दे रखा था H3PO4, राइट? अब H3PO4 को हम निकालना चाहते हैं, तो P का निकालना चाहते हैं। ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू +1 प्लस P के लिए मैंने लिखा x प्लस 4 इंटू -2, सो इज इक्वल टू 0। x को मैंने सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ रहा है +5 आ रहा है। आई होप आपको ये पहले 3 पार्ट समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान थे, कुछ भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये वही 3 पार्ट्स हैं जो कल मैंने आपको होमवर्क की तरह दिए थे। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो मैंने आपको दिया था दैट वाज CCl4, है ना? CCl4 था मेरा फोर्थ पार्ट, CCl4। तो इसको भी निकालूंगा तो आ जाएगा x प्लस 4, एक क्लोरीन की लेते हैं -1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? +4 आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो फिफ्थ पार्ट में हमारा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ था दैट इज CrO5। देखो, वो एक अलग बात है कि CrO5 का जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इसमें पेरोक्सी लिंकेज होती है, वो सबके बारे में आऊंगा। लेकिन एक बार अगर एक बिगिनर की तरह सोचो, अगर मेरे को इसको नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? आई विल गो वेरी सिंपली। हाउ कैन आई फाइंड आउट? आई कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस, यानी कि x प्लस 5 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया? +10 आ गया, विच इज इम्पॉसिबल। x की वैल्यू यहाँ पे +10 नहीं आ सकती, तो ये रॉन्ग है। ध्यान रखना बेटा जी, ये रॉन्ग है। क्या गड़बड़ है इसके अंदर वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है जी, छठे पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास मॉलिक्यूल था H2O2 था। H2O2 भी मैं निकाल सकता हूँ, ये भी बहुत आसान है। सो दिस विल बी 2 इंटू +1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे -1, ये ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं। लेट मी टॉक अबाउट द सेवेंथ पार्ट। अगर मैं सेवेंथ पार्ट की बात करता हूं यहाँ पे, तो सेवेंथ पार्ट में मेरा मॉलिक्यूल था H2SO5। अब H2SO5 से क्या मतलब है? चलिए निकाल के देखिए H2SO5 में। अब H2SO5 को मैं कैसे करूंगा? तो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ गई +8 आ गई, और सल्फर की +8 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह भी गलत है। एट्थ पार्ट देखो, चलो अब एट्थ पार्ट मुझे क्या दिया हुआ था? एट्थ पार्ट दिया हुआ था यहाँ पे H2S2O8, H2S2O8 ये वाला करे तो इसको करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस
8 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा -16 और ये +2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया +7। अगेन नॉट पॉसिबल, यह भी गड़बड़ है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। जो बच्चों ये गलत आ रहे हैं ना, इनमें गलती का रीजन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करेंगे आप लोग, ठीक है जी। फॉर्मूला मेथड के बेसिस पे ही आपने करना है और आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तक मैंने दो मेथड आपको सिखाए हैं। सबसे पहला मेथड था स्ट्रक्चर मेथड, दूसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड। स्ट्रक्चर मेथड में हमने देखा कि सिर्फ एक ही कमी है स्ट्रक्चर मेथड में, क्या कि हमें स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए, और हाँ एक कमी और है कि आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एस कैरेक्टर वाली बात का ध्यान, ठीक है, वो आप नहीं भूल सकते, अगर वो भूल जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नाइन्थ पार्ट की बात करूं मैं। सो नाइन्थ पार्ट हमें क्या दे रखा था, CRO8 2 नेगेटिव, तो इसको मैं सॉल्व किया तो यह जगह x प्लस 8 इंटू -2, इसके ऊपर 3 नेगेटिव था, ठीक है, -2 इज इक्वल्स टू -3, इसको मैं सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया +13 आ गया। अगेन अरे 13 तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, तो +13 आना तो नामुमकिन है, ठीक है जी। और 10th पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट पार्ट इज माय 10th पार्ट, जो कि हमें कितना दिया हुआ था, Cl2O8, इसको सॉल्व किया तो यह जगह 2x - 16 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू +8। अगेन यह भी रॉन्ग है। सो जितने भी रॉन्ग है मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रॉन्ग क्यों कह रहा हूं बेटा जी मैं इनको, रॉन्ग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रॉन्ग इनमें क्या है ना, कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वह हमेशा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो सिमिलरली बेटा जी अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सबसे पहली गड़बड़ यहां पे आई है, क्रोमियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो यहाँ की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज इक्वल्स टू +6, तो ये तो गलत ही हो जाएगा ना, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू +6 बेटा जी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम क्रोमियम का भी आपको समझ में आ गया। और सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो जो मेरी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट कम्स आउट टू बी +7। सो यानी कि मेरे जो ये आंसर्स आए हैं फॉर्मूला मेथड से दैट इज रॉन्ग, है ना। तो ये मेरे आंसर जो है वो सारे के सारे गलत हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है फार्मूला मेथड की। तो अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए, है ना, इस कमी को दूर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस कमी को दूर करने से पहले आपको एक बार जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। सो आई कैन राइट इट एज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है एक बार मैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। सो हाइड्रोजन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो +1, एक -1, एक 0। कैसे कैसे ये इतनी वैरायटी कैसे आ रही है। हाइड्रोजन +1 शो करता है व्हेन अटैच्ड विद नॉन मेटल, जब भी हम इसको किसी भी नॉन मेटल के साथ लगाते हैं, ठीक है बेटा जी। और हाइड्रोजन -1 शुरू शो करता है व्हेन अटैच्ड विद अ मेटल, व्हेन अटैच्ड विद सम मेटल, जब हम इसको किसी मेटल के साथ में जोड़ते हैं, सही है जी। और ये 0 कब शो करता है, सिर्फ और सिर्फ H2 के केस में, ध्यान रखना। और जब भी वो -1 की तरह शो करता है तो इसको बोलते क्या है, इसको उस समय पे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड बोलते हैं बेटा जी। और +1 के केस में हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। प्लीज ये दोनों पॉइंट्स को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ग्रुप वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ना सारे के सारे ग्रुप्स लिख देता हूं। सबसे पहले मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं। तो एस ब्लॉक की अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो एस ब्लॉक के अंदर मेरे पास दो ग्रुप्स आ जाएंगे। कौन कौन से हैं मेरे पास एस ब्लॉक के दो ग्रुप, एक तो फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है जी। ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 0 या फिर +1। इसमें होती है 0 या फिर +1 या फिर +2। ये सारी के सारी इसकी पॉसिबिलिटीज है बेटा जी। आपने ध्यान रखना है कि ये मेरी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, इन्हीं पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही हमने ये बनाया है, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप की, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पी ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट पी ब्लॉक बच्चों। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूँ, सो पी ब्लॉक में आई कैन सी ग्रुप जो होते हैं वो 13 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है बच्चों।
अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको करता हूं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या क्या वैरायटी आ सकती है, आइए इस पे एक बार नजर डाल देते हैं। सो ग्रुप 13 की बात की जाए, सो ग्रुप 13 होता है हमेशा -3 से लेकर के +3 तक। ग्रुप 14 होता है हमेशा -4 से लेकर के +4 तक। ग्रुप 15 होता है -3 से लेकर के +5 तक। सही है जी। ग्रुप 16 होता है -2 से लेकर के +6 तक। सही है। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो -2 से लेकर के केवल और केवल +2 तक ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 17 जो होता है वो -1 से लेकर के कहां तक होता है, +7 तक होता है। लेकिन इसके अंदर भी हमारा ये जो फ्लोरीन होता है, अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन क्या क्या शो करता है, केवल 0 और -1। ठीक है। और ग्रुप 18 की बात करें तो ये कहां से कहां तक शो करता है, 0 से लेकर के +8 तक। जिसके अंदर अगर हीलियम की बात की जाए, हीलियम की बात की जाए तो हीलियम कहां से कहां तक शो करता है, हीलियम शोज फ्रॉम 0 टू +2। अरे दो ही तो इलेक्ट्रॉन्स है लूज करने के लिए, दैट इज हाउ यू डू इट बेटा जी। ठीक है। सो ये हमारे पास एक टेबल बन गया जहां पर हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर कर दिया उठा के। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज द टेबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। ये हमारे पास पी ब्लॉक का हो गया। अब फटाफट से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक कि भैया डी ब्लॉक में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहेंगी। मैं यहाँ पे जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कुछ एक ही लिखवा देता हूँ, सबकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, मैं एटलीस्ट वो वाले आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है जी। जैसे सबसे पहला हो जाएगा Fe। अब Fe की क्या क्या हो सकती है बेटा, Fe की हो सकती है, एक मिनट इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, किसकी किसकी मैं डिस्कस करूंगा। Fe की, कॉपर की, मैंगनीज की, क्रोमियम की, निकल, Au और Hg, इनकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें Fe की तो 0 होती है, +1 भी हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है। ठीक है। और +6 भी हो सकती है। इसमें से +1 और +6 बहुत रेयर होती है। ठीक है। कॉपर की बात किया जाए तो 0, +1 एंड +2। ठीक। मैंगनीज में बात करें तो 0 से लेकर के +7 तक सारी वैरायटी है। क्रोमियम की बात करें तो 0 से लेकर +6 तक वैरायटी है। ठीक है। निकल की बात करें तो इसमें 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 और +4 भी हो सकता है। Au की बात करें तो 0, +1 और बहुत ही रेयरली +2 भी मिलता है। Hg वाला 0, +1 एंड +2। सो आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और इस टेबल के अंदर सारी के सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई है। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं और उनकी मैंने सामने आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिख दी है। ठीक है। ये वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको अगला मेथड मेरे साथ सीखना है। देखो बेटा जी, मैंने अभी तक यहाँ पे 2 मेथड्स की बात की। सबसे पहला मेथड जो मैंने डिस्कस किया, दैट वाज द स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड मेथड जो मैंने डिस्कस किया, दैट वाज द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम लोग अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर्मूला मेथड अक्सर खराब हो जाता है जब भी हमारे पास परऑक्सी लिंकेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना थर्ड मेथड, जो कि कभी गलत नहीं होगा ना, तो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए और परफेक्ट उसका हमेशा आंसर निकल करके आएगा। चलिए चालू करते हैं। सो दिस इज माय मेथड नंबर 3। यहां पर मैं आपको थर्ड मेथड सिखाने जा रहा हूं बेटा जी। सो अब हम यहां पे बात करने हैं थर्ड मेथड की, और उस थर्ड मेथड का नाम क्या है, मैजिक मेथड। ये मैंने पहले ही बताया था एक बार आपको, दिस इज द मैजिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैजिक मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है जी। चालू करें इसको, एक बार हम देखते हैं कि मैजिक मेथड में क्या होता है। आओ देखते हैं बच्चों। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस मैजिक मेथड कि इसमें अब हमें क्या करना है। ठीक है। अब ये बेसिकली एग्जैक्ट मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें सबसे पहले बेटा जी मैं बात करने वाला हूं केस नंबर 1 के बारे में। केस नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है, कहता इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करता हूं, सबसे पहले इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन या फिर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से छोटा होगा या बराबर होगा, कोई टेंशन नहीं है, तब क्या होगा कि हमारा जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट will be equal to the calculated oxidation state।
वह कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाएगा। अब आता है हमारे पास केस 2। केस 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। केस 2 क्या कहता है बेटा जी, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बाय चांस अगर बड़ा हो गया है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो एक बात तो श्योर हो जाएगा कि जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी आपने कैलकुलेट किया वो तो आंसर हो नहीं सकता है, और इसका एक ही मतलब है, इस बात का एक ही मतलब है। अच्छा, ऊपर वाली बात का एक ही मतलब है कि नो परऑक्सी लिंकेज, नो परऑक्सी लिंकेज, कोई भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है बेटा जी। अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट, परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट, कि भैया इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, अब यहां तक एक बार नोट कीजिए, मैं पानी पी के आया। ओके जी, सो अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में क्या होगा कि परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट। नाउ व्हाट इज दिस परऑक्सी लिंकेज? परऑक्सी लिंकेज का बेटा जी क्या मतलब होता है? अब देखो एक बार परऑक्सी लिंकेज की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अब हम यहाँ पे ना ग्रुप, इसमें थोड़ा सा ना पीछे जाना चाहता हूँ और एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इधर आ जाओ, पी ब्लॉक में आ जाओ। देखो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन की बात करी, सो मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करके एक बात बताना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, कहता है जब भी ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कि ऐसे कुछ, जब भी O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए इसको बोलते हैं बेटा जी ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलते हैं। जब भी O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी कि 2 ऑक्सीजन और उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसको बोला जाता है बच्चा जी परऑक्साइड, परऑक्साइड। और परऑक्साइड में पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 ही आ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि O2 के ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वह आती है -12, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो आ जाएगी -12। ठीक है जी, -12। ध्यान रखना आपने इन बातों का, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड किस प्रकार होता है कि यहां पर एक एलिमेंट लगा होगा, बीच में O लिंकेज होगा, ठीक है, और दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज -1 एंड -1। जब भी किसी कंपाउंड में अगर एक परऑक्साइड लिंकेज आ जाती है तो उसमें हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं मान सकते हैं, हमें वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 मापना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपको स्ट्रक्चर देख के तो पता चल नहीं सकता कि परऑक्साइड है या नहीं है, लेकिन सॉरी आपको फॉर्मूला देख के तो पता लग नहीं सकता, लेकिन स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा। अब स्ट्रक्चर जब पता चल जाएगा, लेकिन अब उसके लिए स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, है या नहीं? तो इसीलिए हमने, ना तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है ना ही हमें फॉर्मूला की जरूरत है, हम लोग यहाँ पे अपना स्पेशल मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज द मैजिक मेथड। बस सबसे पहले आपने वही स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करो अपना, अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर या उसके छोटी आ गई है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, परऑक्सी लिंकेज नहीं होगी। परंतु अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़ा आ गया है तब समस्या यहां पे शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यही होगा कि जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड, इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट। यानी कि इस केस में सारे के सारे जो आपने ऑक्सीजन लिए हैं -2 में, वह सारे के सारे ऑक्सीजन -2 में नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने बेटा जी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद ही हमारे पास इसी के अंडर एक फॉर्मूला बनता है दैट इज द नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। ठीक है जी, कि पर नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हमारा निकालने का तरीका है दैट इज हाफ ऑफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हाफ ऑफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट।
कैलकुलेटेड वाली तो बड़ी आ रही है ना, और माइनस कर देंगे उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बात समझ में आई कि नहीं है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वंस आपका एनपीएल निकल गया, एक बार आपकी नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज निकल गई, सो अब बेटा जी नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज यहाँ पर दो टाइप की हो सकती है। क्या क्या की दो टाइप की हो सकती है? एक कि वह एक नॉर्मल सा इंटीजर निकल के आ जाए, ठीक है, दूसरा कि वो एक फ्रैक्शन निकल के आ जाए, क्योंकि देखो फ्रैक्शन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हाफ का है यहाँ पे मसला। अब जब इंटीजर निकल के आ रहा है तब आपने कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर जो तो आपका निकल के आ रहा है इंटीजर निकल के आ रहा है तो बस कुछ भी नहीं हो जाएगा, जो नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज होगी दैट विल बी इक्वल्स टू दिस इंटीजर ओनली, ठीक है। और डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें तो मसला ही खत्म हो गया। जब फ्रैक्शन होगी ना तब बेटा जी मसला शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज होगी दैट विल बी नेक्स्ट हायर इंटीजर, जो इससे अगला हायर इंटीजर होगा, नेक्स्ट हायर इंटीजर, उससे अगले हायर इंटीजर को देखना और उससे अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर फिर से हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दो केसेस क्या क्या आ जाएंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। आइए मैं उन दो केसेस की यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे इफ सेंट्रल एटम इक्वल्स टू 1, अगर सेंट्रल एटम मेरा 1 है, ठीक है, 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब सेंट्रल एटम अगर मेरा 1 है तो हमारी जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, माइनस कर देंगे 1, ठीक है। इफ सेंट्रल एटम इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे पास सेंट्रल एटम लगे हुए हैं तब कैसे करना बेटा जी? तब सेम तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी बराबर टू दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको अब मैं यूटिलाइज करना सिखाता हूँ, इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया CrO5, ठीक है। अभी CrO5 का मैं करना चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम CrO5 की निकालते हैं। तो x + 5 × -2 इक्वल्स टू +10 आ गया, सॉरी इक्वल्स टू 0 आया। दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0, अभी तो 0 ही आएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ गया? +10 आ गया। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? +10 आ गया बेटा जी। अब जैसे ही ये +10 आ गया तो इसके बाद मैंने क्या रियलाइज किया कि इसकी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज कमिंग ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे ठीक है, तो इससे एक ही कंक्लूजन आया कि पेरोक्सी लिंकेज एग्जिस्ट, पेरोक्सी लिंकेज एग्जिस्ट, कि इसमें पेरोक्सी लिंकेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ मुझको फटाफट से, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। आओ देखो कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एनपीएल, पहले नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज निकलेगी, दैट इज बी हाफ ऑफ। अब इसकी कैलकुलेटेड कितनी है? 10, और मैक्स कितनी है इसकी? 6। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि 2, यानी कि क्या आया मेरे पास? अरे मेरे पास एक फर्स्ट क्लास सा इंटीजर आ गया, है ना। अब जैसे ही मेरे पास इंटीजर आता है तो टेंशन नहीं लेनी, यानी कि जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू +6। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आंसर इज +6। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी मदद से आपको स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प मिलेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज ऑल्सो हेल्प्स, NPL number of peroxy linkage also helps to predict the structure of compound, ठीक है जी। कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हैं, कैसे? यह कुछ इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OO, मतलब आपने दो पेरोक्सी लिंकेज बनानी ही बनानी है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग प्यार से कौन सा स्ट्रक्चर बुलाते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बट ये तो चलो एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है CrO5। क्या पता एग्जाम में कोई और स्ट्रक्चर आ जाए तो तुम कितने स्ट्रक्चर्स याद रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो इस वजह से स्ट्रक्चर्स को हमने अवॉइड किया हुआ है और हमने ये मेथोडोलॉजी तैयार की है जिसकी मदद से आप आराम से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है जी। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, करें अब स्टार्ट करें हम लोग। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि आप लोग मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। सो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज calculate oxidation state and
नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लीजिए बेटा जी, CrO8 3 नेगेटिव, सेकेंड इज Cl2O8, third is H2SO3, fourth is H3PO4, जो हो गया उसको भी करते रहना। फिफ्थ इज H3PO3, छठा हो जाएगा मेरे पास H3PO2, सातवां इज H3PO5, एट्थ इज H4P2O7, ये हो जाएगा। उसके बाद नाइन्थ पार्ट ले लीजिए यहाँ पे आप, H4P2O8, टेंथ पार्ट ले लीजिए H25P25O75, 11th is H2SO4, 12th is ले लो H2SO5, 13 ले लो HCl, 14 is HClO, 15 is HClO2, 16 is HClO3, 17 is HClO4 and 18, 19, 20 भी ले लीजिए। एक ये ले लो अपना, और कौन सा लोगे, SiO4 4 नेगेटिव, और इसके बाद ले लो आप PH3 ले लो और H2O2 ले लो। चलो करके दिखाओ मेरे को। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए। ठीक है, ओके जी। सो ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, नो डाउट इन प्रीवियस लेक्चर, गुड। जय श्री राम रितेश, जय श्री राम आपको भी। हेलो सर, सॉरी लेट हूँ, लेट मत आया करो गायत्री, टाइम से आया करो बेटा जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगर सबको सब कुछ क्लियर है तो आप लोग प्लीज ये सब क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट से, हरी अप, हरी अप, गिव इट अ शॉट राइट नाउ, करके दिखाइए मुझको ये सारे क्वेश्चंस।
ओके बच्चों, एज आई कैन सी यू आर गिविंग फ्यू आंसर्स। चलिए मैं सबके आंसर्स एक बार लिख देता हूँ, मैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ, काइंडली चेक। ओके जी, सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी +5। चेक करते रहना साथ के साथ, ठीक है। अगले वाले में +7, उससे अगले में +4, +5, +3, +1, ठीक है। उसके बाद आ जाओ H3PO5 में आ जाओ, इट इज ऑल्सो +5, +5। सबके आंसर्स आप लोग चेक करते रहिए फटाफट से। नेक्स्ट जो है H4P2O8, इसको भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका +5, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो +5, दिस इज +6, नेक्स्ट इज +6, उससे अगला -1, +1, +3, +5, +7, +4, -3, -1। चलिए जल्दी चेक कीजिए और मुझे आंसर्स बताइए कि आपके आंसर्स यही हैं या नहीं। और किसी को भी किसी भी पार्ट में यदि दिक्कत है तो मेरे से पूछ लीजिए। किसी को भी किसी भी पार्ट में यदि कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। उसके बाद मैं आपको एक नेट का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, एक नेट का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं, शाबाश बच्चों। सो किसी को भी किसी पार्ट में यदि दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप ये कर लीजिए, करो प्लीज, डू इट फटाफट। काइंडली चेक योर आंसर्स, और किसी को किसी भी पार्ट में यदि तकलीफ है तो पूछ लीजिए। ओके यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, ऑल करेक्ट, विष्णु के ऑल करेक्ट है, शाबाश बेटा विष्णु। ठीक है, विष्णु कह रहे हैं कि सर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। हाँ बेटा, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। जब आप मेन ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग इसके बारे में और अच्छे से जानोगे। ऑल करेक्ट है विष्णु के, वेरी गुड बेटा। गायत्री बोल रही है सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। अरे गायत्री, अरे अभी तो मैंने ये सिखाया, ये जो मैंने आपको पीछे ये बताया है, ये जो मैंने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखवाई थी, ये वाली हो गई, या ये वाली हो गई, या ये वाली हो गई, मैंने किस खुशी में लिखवाई थी, ताकि आपको मैक्स पता चल जाए, ताकि आपको मैक्स पता चल जाए। और सिंपल सी बात है ना, अगर आपको कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। हमेशा ये बात सच होती है। जब भी कभी आपको मैक्स, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप चाहो तो, ये बात कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या छोटा ही होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आपने बराबर इस बात का ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा एक डाउट है यहाँ पे, सर 10th नंबर में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं कि 10th नंबर क्या चीज है। ये देखो भाई, 10th नंबर क्या है हमारा, H25P25O75। अरे बहुत आसान है ये तो, देखो कैसे किया मैंने। 10th पार्ट कैसे करेंगे मोनालिसा, ऐसा बड़ा सा देख के मत घबरा जाओ। H25P25O75 यही दिया हुआ है ना, देखो जरा, हाँ जी यही दिया हुआ है। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, 25 प्लस 25x, ओ का कितना होता है, अरे -2 होता है, तो यह आ जाएगा -150 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इट विल बी 25, सामने लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 125। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125 अपॉन 25। कट पिट के आंसर कितना आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, x इज कमिंग आउट टू बी +5, ठीक है। तो यही हो गया ना, यही मेरा आंसर हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि नो पर ऑक्सी लिंकेज। इसमें क्या प्रॉब्लम थी मोनालिसा, बेटा जी ये तो बहुत आसान है, क्योंकि फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
अरे वो भी तो +5 ही होती है, तो यदि +5 आ रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम। ओके सर, फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन बता दो प्लीज। फ्रैक्शन वाला बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं हम लोग। सर मेन ग्रुप 10 बार ब्लॉक में, हाँ वो भी ठीक है सर, मैं ग्रुप में -10 कर देता हूँ पी ब्लॉक में, हाँ वो भी ठीक है। ग्रुप 10 डी में है। अरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, ज्यादा दिमाग बुद्धि मत चलाओ। गायत्री फ्रैक्शन वाले में फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करना है, नियरेस्ट इंटीजर देखना है। हाँ फ्रैक्शन, अरे एनपीएल परऑक्सिल, आप फ्रैक्शन वाले में कुछ भी नहीं होता है। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, ये फ्रैक्शन वाला ही तो था देवी। ये देखो जो मैंने फर्स्ट करवाया था, कहाँ गया, ये रहा। नहीं इसमें नहीं था फ्रैक्शन वाला, इसमें आई थिंक फ्रैक्शन वाला ही हो रहा है। ये जो ये वाला पहला पार्ट है, ये फ्रैक्शन नहीं निकलेगा इसमें, परऑक्सी लिंकेज इसमें फ्रैक्शन में निकल रही होंगी, राइट राइट। गायत्री आपसे फर्स्ट पार्ट हुआ कि नहीं बेटा जी, फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन ही आएगा, वो करके देखिए, अगर वो हो जा रहा है तो मतलब हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें फ्रैक्शन वाले से ही होगा, चेकआउट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जब तक आप चेकआउट करती हैं तो मैं एक बार एक नेट का क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं यहाँ पे। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन में कहता है हमसे, क्वेश्चन कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन H2O consider the following। इनको कंसीडर करना आपने, ए पार्ट हो जाएगा -2 एंड +4, बी पार्ट हो जाएगा 0 एंड +2, सी पार्ट हो जाएगा +4 एंड 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट इज ए एंड बी, second part is A and C, third part is B and C, and fourth part is C only। बताओ बताओ मेरे को, ठीक है बताओ, करके दिखाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, ओ माय गॉड सर 10th वाला इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो रिंग, देखो नहीं खुशी राना बेटा गलत, रिंग में नहीं, रिंग में साइक्लिक वर्ड यूज करते हैं। मेटा का मतलब होता है जब हम अनेक चीजों को जोड़ के मिलके कंबाइन कर दें। मेटा वाला एसाइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, मेटा का सिर्फ वही मतलब होता है। ठीक है, सो गायत्री मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, आपको फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आ रही है, ये वाला क्वेश्चन पे 2 मिनट होल्ड लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे गायत्री को फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आ रही है, चलिए मैं एक बार फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था मेरा, CrO8 3 नेगेटिव। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 16 इक्वल्स टू -3, यानी कि x इज इक्वल्स टू +13, राइट है जी। ये तो इसकी, और इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज इक्वल्स टू +6, यानी कि इसका साफ साफ एक ही मतलब है, यानी कि परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट, कि भैया परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट करता है। अब नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालोगी देवी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी कि 13 माइनस, सॉरी कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम, 7/2 आ गया, यानी कि 3.5 आ गया। सो हमारी जो एक्चुअली नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है वह कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आई थिंक यहां तक बात दिमाग में घुस गई होगी। अब इसके बाद आप क्या करोगी, अब देखो अब इसमें 2 चॉइसेस थी, फ्रैक्शन वाले के केस में बेटा जी 2 चॉइसेस थे, क्या क्या, अगर जो तो सेंट्रल एटम एक हो तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मैक्स -1 हो जाएगा, बस वही करना है। आज हम देख पा रहे हैं कि हियर, सॉरी हियर सेंट्रल एटम इज इक्वल्स टू 1, एक ही क्रोमियम है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है that will be equals to max oxidation state
-1 यानी कि +6 -1 यानी कि +5, इसीलिए आंसर +5 आया था। अभी समझ में आया कि नहीं आया देवी? हाँ जी भाई बोलो, इज इट क्लियर नाउ और नॉट? क्या अभी क्लियर हुआ बिल्कुल ये बात आपको? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आई थिंक अभी समझ में आ जाना चाहिए गायत्री जी, अभी अभी समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दी के दो जल्दी से फटाफट। विष्णु -2 एंड +4 ऐसे मत बोल, मुझे बता इनमें से कौन सा आंसर सही बैठेगा। अच्छा एनपीएल तक आ गई थी, कोई बात नहीं गायत्री, आगे भी चली जाओगी। अब तो मैंने पूरा ही करवा दिया। अभी फिलहाल आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हरी अप ऑल ऑफ यू। समझ गई। ओके यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दिया है मेरे को, दैट इज सेकेंड, थर्ड, थर्ड, थर्ड। मोस्टली लोगों को लगता है थर्ड इसका आंसर है। आइए देखते हैं कि थर्ड आंसर क्यों लग रहा है आप लोगों को। लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे तुम लोग। देखो नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँ 2x - 2 = 0। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यानी कि 2x = +2, यानी दोनों सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए ना, वो मिला जुला के +2 आना चाहिए। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है ना? अब इन दोनों को अगर मैं चेक करता हूँ फर्स्ट पार्ट में, क्या इन दोनों को मिला जुला के +2 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इन दोनों को मिला जुला के +2 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इधर में कहाँ पे +2 आ रहा है? सो करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट, यानी ए एंड बी कुड बी करेक्ट। पता नहीं तुम लोग क्या सोच के क्वेश्चन कर देते हो, बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह सवाल करने लग जाओगे। गलत, सबका गलत है। विष्णु, मोनालिसा, गायत्री, सब गलत है। बिल्कुल गलत हरकत करते हो तुम लोग। अरे साफ साफ दिख रहा है कि दो सल्फर्स का, टू सल्फर्स should have oxidation state
ऑफ +2, ठीक है, मिला जुला के। तो मिला जुला के तो कैसे भी हो सकता है, एक 0 और दूसरा +2, ऐसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक -2 और दूसरा +4 हो, ऐसे भी हो सकता है। वी डोंट नो दैट, राइट? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए एक और करके दिखाइए इसी फैशन का, एक और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसी फैशन का जो कि नेट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी। एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे इसी फैशन का, जो कि अगेन नेट का ही सवाल है, पूछा हुआ। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है हमसे, कहता है द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैविंग p atoms in +4 +3 +4 oxidation states ठीक है, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आनी चाहिए, ठीक है, +3 +4 एंड +4। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट इज H5P3O10, सेकेंड इज H5P3O7, थर्ड इज H5P3O8 एंड फोर्थ इज H5P3O9। करो, करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका, दिमाग चलाओ और करके दिखाओ फटाफट से। जल्दी करो। सचिन सर ने बताया था क्लास में, अभी याद आया। क्या याद आया भाई, क्या बताया था? सर परसेंटेज एस कैरेक्टर लगा दिए। तेरे को स्ट्रक्चर पता है विष्णु, जो तू परसेंटेज एस कैरेक्टर लगा रहा है? मूर्ख, मूर्ख है क्या तुम? जब तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो तुम परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में लगा रहे हो? है? कहां से लगा रहे हैं भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर? करके दिखाइए फटाफट से, मूर्ख व्यक्ति मत बनो, करके दिखाइए जल्दी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। ओके,
खुशी का यहाँ पे आंसर आ रहा है, दैट इज थर्ड। बिल्कुल सही जवाब बेटा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आइए थर्ड के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। देखो फिर से अब हमें दिख रहा है कि 3 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए वो 4, 3 और 4, यानी कि 3x का वैल्यू जो होना चाहिए वो +11 आना चाहिए। देख लो 3x का वैल्यू +11 किस में आ रहा है, इसको सॉल्व करूंगा थर्ड वाले को तो कितना आ जाएगा, 5 + 3x - 16 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +11। तो जो हमें चाहिए था वही मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह का क्वेश्चंस और आपको सबको निकालना आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड खुशी राना, एब्सोल्युटली करेक्ट। सीमा गलत है बेटा जी आपका आंसर, ठीक है, गलत आंसर दे रहे हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और तब कीजिए। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब क्योंकि हमारी समाप्त हो चुकी हैं, सो अब मैं रिडॉक्स में ही एक अगला टॉपिक और उठाने चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस का ही नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज एन फैक्टर फॉर redox reactions। ठीक है, करें चालू करें ये टॉपिक एन फैक्टर फॉर redox reactions। आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके डिटेल्स को हम लोग पढ़ते हैं कि redox reactions के लिए हम लोग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपको पता है तरीका निकालने का, एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों, एन फैक्टर फॉर redox कैसे निकाला जाता है, डेल्टा OS, OS का मतलब क्या होता था, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय काम के एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड पे काम के एटम ले लेंगे। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए मेरे को एन फैक्टर निकाल के दोगे फटाफट से, है ना। सो द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के लिए, फॉरवर्ड के लिए भी एन फैक्टर निकालना है और बैकवर्ड के लिए भी निकालना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सारे पार्ट्स लिख देता हूँ जो जो आपने मुझे करके देने हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है कि KMnO4 गोइंग टू MnO2, यह फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज I2 गोइंग टू I नेगेटिव, थर्ड पार्ट is Na2S2O3 going to Na2S4O6, fourth is CaNO3 whole twice going to N2, फिफ्थ is, सारे पार्ट्स एक बार आप नोट कर लो प्लीज मेरे साथ फटाफट से, Fe2O3 gives FeO, छठा is FeS2 gives FeSO4, seventh is FeS2 gives Fe2O3, eighth is
करो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर दो। आप लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू हो जाओ और मेरे को सबका एन फैक्टर बताते चले जाओ। ठीक है, और अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो पिछला क्लियर हो गया सभी लोगों को, गुड। सो आप लोग प्लीज शुरू हो जाइए, फर्स्ट पार्ट से यहाँ से शुरू हो जाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। ओके, यहाँ पर आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो बेटा जी, पहला पार्ट देख लो, पहले पार्ट के बाद आप लोग अपना खुद करते रहना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, प्लीज लुक एट फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +7, यहाँ पे कितना आ रहा है +4 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 का हो गया, इनटू काम के आइटम कितने हैं, 1 है, तो इट इज 3। और बैकवर्ड के लिए अगर मेरे को बात करनी है, सो बैकवर्ड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही आएगा हमेशा, यानी कि 3। काम के आइटम बैकवर्ड साइड के लिए यहाँ देखने हैं, काम के आइटम 1 है, तो यानी कि 3। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी एन फैक्टर बराबर आ रहा है, दैट इज 3 एंड 3। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स करो और मुझे बताते जाओ किस किस पार्ट में प्रॉब्लम है, वो वाला पार्ट मैं आपके लिए करता रहूंगा। ठीक है, साथ के साथ करते करते मुझे बताते जाओ किस किस पार्ट में तुम्हें करने में तकलीफ हो रही है, वो वाला पार्ट मैं पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए करता चले जाऊंगा। फॉर्मूला आपने सबने यही लगाना है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय काम के आइटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट्स इट। और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, करो।
ओके फोर्थ बता दीजिए, फोर्थ में दिक्कत आ रही है आप लोगों को, सर बता दीजिए कौन से वाला पार्ट बताना है आपको, थर्ड बता दीजिए। ओके थर्ड में दिक्कत आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं थर्ड वाला डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जो भी आप बोलोगे मैं वो वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। थर्ड देखो बहुत ही आसान है। आओ देखो बेटा जी थर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं थर्ड के अंदर। तो सबसे पहले थर्ड में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने चला तो मैं सल्फर की निकाल लेता हूँ, ठीक है। सल्फर के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, आइए थर्ड पार्ट में सिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, दैट इज Na2S2O3 गोइंग टू Na2S4O6। सबसे पहले मैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, आइए निकालते हैं। सो इट इज 2 2 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। सो यहां से मैं 2x को सॉल्व करूंगा तो 2x कितना आ जाएगा 4, यानी x इज इक्वल्स टू +2। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। सिमिलरली आप यहां पर निकालोगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2.5, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे फॉरवर्ड की बात करता हूँ सबसे पहले। तो फॉरवर्ड के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सिर्फ 0.5 का, क्योंकि एक जगह 2 आ रही है और एक जगह 2.5 आ रही है, ठीक है। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसी से पता चलेगा। एक जगह 2 आ रही है, एक जगह 2.5 आ रही है, तो चेंज आया 0.5 का, मल्टीप्लाई बाय काम के एटम। इस साइड काम के एटम कितने हैं, सल्फर 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। यानी फॉरवर्ड के लिए जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। अभी बैकवर्ड की बात करता हूं मैं। सो बैकवर्ड के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा ही सेम आएगा, लेकिन काम के एटम कितने हो गए हैं, 4। 4 सल्फर है तो आंसर विल बी 2। यानी कि थर्ड वाले के लिए फॉरवर्ड का इनफैक्टर आएगा 1 और बैकवर्ड का आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको भी थर्ड में दिक्कत थी क्लियर हुई कि नहीं हुई, प्लीज टेल मी। ठीक है, यहाँ पे विष्णु को दिक्कत थी थर्ड में। विष्णु इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। अभी खुशी रानो को फोर्थ में दिक्कत है ना? ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। आइए फोर्थ चेक कर लेते हैं बेटा जी। फोर्थ देखो, फोर्थ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट है। मैं अगले पेज एक ऐड कर लेता हूं फोर्थ सिखाने के लिए। देखो फोर्थ वाले में क्या दे रखा है हमको, यहां पर दे रखा है CaNO3 होल ट्वाइस, सॉरी, गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू N2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना, गिव्स यू N2। कैसे करेंगे अब हम इसको, हाउ वी विल डू इट, वी विल डू इट लाइक दिस। यहां पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो आ रहा है +5, यहां आ रहा है 0, ठीक है। सो यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया वो तो 5 का आया, ये तो श्योर हो गया। सो अभी मैं एन फैक्टर्स निकालने चला, चलो निकालता हूं मैं। सबसे पहले मैं करूंगा फॉरवर्ड के लिए, तो फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 5, है ना। और काम के एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है तो 2, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। बैकवर्ड के लिए बात करता हूं तो चेंज तो हमेशा 5 का ही आएगा। बैकवर्ड के भी काम के आइटम कितने हैं, 2, तो यानी कि 10। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एन फैक्टर 10 10 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। और किसी को किसी पार्ट में दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, आई विल बी ग्लैड टू टेल यू, ठीक है। ओके अमित बेटा, कौन से पार्ट में दिक्कत है एक बार मुझे फिर से क्लियर कर दो, आई विल टेल यू। जिस तरीके से मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट किया और फर्स्ट पार्ट किया, मैंने इसके लिए बस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों कर दिए हैं। आप इसी तरीके से प्रोसीड करते चले जाओ। जहां तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क, इमीडिएटली आप पूछ लीजिए। आप लोग अपने आंसर्स को ग्रुप में डालते रहो, मतलब सॉरी इधर चैट बॉक्स में डालते रहो, मैं आपके आंसर्स चेक करता रहता हूं और बाकी लोग भी एक दूसरे के आंसर्स देखते रहो। जिस भी पार्ट में आपके आंसर्स मैच नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है, प्लीज बता दीजिए, मैं वो तुरंत आपको बता रहा हूं। डू इट। देखो करने से आएगा, सिर्फ मेरे बताने से नहीं आएगा। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको खुद पेन उठाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। प्लीज डू इट।
ओके यहाँ पे आपको फिफ्थ पार्ट में डाउट आ रहा है, लेट अस डू फिफ्थ पार्ट। बच्चों देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं एक बारी हम लोग यहाँ पर। आओ देखो फिफ्थ पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, दिस इज Fe2O3 गिव यू FeO, है ना। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हम चेक करते हैं आयरन का। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3, यहाँ पर आ रहा है बच्चा पार्टी +2, ठीक है। सो यानी कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर्स फॉरवर्ड का निकालता हूं मैं सबसे पहले। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, काम के आइटम कितने लगे हैं 2, तो यानी कि 2 आ गया। और बैकवर्ड का एन फैक्टर निकालने चले तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, काम का आइटम भी एक ही है दैट इज 1, ठीक है। तो 1 2 और 1 आ जाएगा फिफ्थ में, फॉरवर्ड का आ जाएगा 2 और बैकवर्ड का आ जाएगा 1, ठीक है। ओके गायत्री क्लियर हुआ बेटा फिफ्थ पार्ट? गायत्री आई थिंक फिफ्थ पार्ट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अगला पार्ट कीजिए प्लीज। Okay, यहाँ पे I can see there are few problems again rising up. So, sir O8 लगा 5 नंबर में मुझे। नहीं नहीं वो 8 नहीं है बेटा 3 है, वो 3 है, दैट इज 3, ठीक है। ओके सिक्स्थ करवा दीजिए। ओके सर अगर आंसर है तो सभी का लिख दीजिए, हम बाद में, हाँ वो मैं लिख देता हूँ अभी देखो, लेकिन बसंत करना भी जरूरी है क्योंकि आप, मेरे पास और किसी का आंसर नहीं है, यू हैव टू डू इट, नहीं तो मेरे को सारे पार्ट्स करके दिखाने पड़ेंगे। आई हैव टू डू ऑल ऑफ इट, मेरे पास आंसर नहीं है। आप सिक्स पार्ट आप एक बोल रहे हैं, अनन्या बोल रही है सिक्स करवाने के लिए, तो मैं वो करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आंसर्स मैं कर लूंगा, तो फिर मैं कल आपको सारे चेक करवा दूंगा। व्हाट यू कैन डू इज कि आप लोग भी घर से करके आना, ठीक है बेटा जी। बसंत एंड खुशी,
आई डोंट हैव आंसर्स टू ऑल दिस, मैंने अभी खुद से ही बनाए क्वेश्चंस हैं काफी सारे, तो सो एक बार हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी करना है तो टाइम तो लगेगा ही ना, मतलब करके दिखाना है। तो वैसे तो मैं ओरली बता दूंगा सबका क्या है, बट आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। तब तक के लिए मैं छठा पार्ट आपको करवा देता हूँ। सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चों, सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे सल्फर की बात हो रही है, ठीक है, सल्फर की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, सल्फर के बारे में ध्यान दो। अब देखो सिक्स्थ पार्ट क्या है यहाँ पे, FeS2 गिव यू FeSO4। अब यहाँ पे देखो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कितना आ रहा है, -1 ही आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि आयरन का कितना होता है, +2 होता है, राइट। सो उसके हिसाब से सल्फर, एक सल्फर पे तो -1 आ जाएगा ना, क्योंकि दो सल्फर पे -2 आना चाहिए, और यहाँ पे सल्फर का आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने देखा यहाँ पर जो चेंज आएगा, यानी कि जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एन फैक्टर्स, चलिए करते हैं इसको कंसीडर। सो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ, तो चेंज तो आया 7 का, काम के आइटम कितने दिख रहे हैं, सल्फर 2 × 2, यानी आंसर कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ बैकवर्ड की बात करता हूँ, तो इट इज 7, और सल्फर कितना 1 है, तो यानी कि 7 आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 14 और 7। बोलो भाई बच्चों ये क्लियर है बात कि नहीं है? एक का आ जाएगा 14, एक का आ जाएगा 7, ठीक है, चेक कर लीजिए। सर होमवर्क में कर लेंगे, डाउट में कल आपसे पूछ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इसको होमवर्क में करना हो, डाउट आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, जो भी इसमें आपकी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज आस्क, ठीक है। सो आई थिंक जितने आपने करने थे वो कर लिए हैं, सो आई कैन डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखो भाई ये मेरे को करवाने इसीलिए जरूरी है, देखो ये सारे के सारे पार्ट्स करने इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि अगर आपको ये आ जाएंगे ना, तभी मैं आपको मिसलेनियस रिएक्शंस के लिए सिखा पाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं जिनके लिए हम लोग एन फैक्टर निकाल रहे हैं, इनमें भी आपको दिक्कत आ रही है कुछ कुछ पार्ट्स में, तो आई होप ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कल तक। आई एम एक्सपेक्टिंग, ये 26 क्वेश्चन है टोटल, कितने हैं, 26 है ना, हाँ 26 क्वेश्चन है टोटल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये 26 के 26 क्वेश्चन घर से निपटा करके आएंगे, और मेरे से कल मैं आपको सबका एक बार आंसर लिख दूंगा, तो आप सारे आंसर्स मेरे साथ क्रॉस चेक कर लोगे बेटा जी, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू डू इट, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एन फैक्टर ऑफ मिसलेनियस रिएक्शंस, एन फैक्टर ऑफ मिसलेनियस रिएक्शंस, यानी कि जो थोड़ा टेढ़ा चलती हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो सारी की सारी मिसलेनियस रिएक्शंस में तभी डिस्कस करूंगा व्हेन यू विल बी डन विद दीस क्वेश्चंस, ठीक है। सो कल की क्लास में, टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी फ्री कर रहा हूं, बट कल मैं आपको जल्दी फ्री नहीं करूंगा, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग, क्योंकि कल के क्लास में मेरे को क्या क्या करना है, एक तो मुझे पूरा एन फैक्टर डिस्कस करना है। आई विल टॉक टू आपका जो इससे पिछला क्लास होता है वो ओवर कब होता है, इज इट पॉसिबल कि मैं वो क्लास आपका 6:30 स्टार्ट कर पाऊं? इज इट एनी हाउ पॉसिबल? हाँ जी विष्णु, एन फैक्टर फ्रैक्शन में आ सकता है बेटा जी, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन फैक्टर जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। कल का क्लास आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मेरे को चैप्टर को पूरा फिनिश करना है। सो कल की क्लास में एक तो एन फैक्टर ऑफ मिसलेनियस रिएक्शंस करूंगा, डायरेक्टली आई विल मूव टू दी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और बैलेंसिंग के बाद हमारे पास रह जाएंगे टाइट्रेशन वाले टॉपिक, यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन का टॉपिक रह जाएगा, जिसमें आइडोमेट्री, आईडीमेट्री, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एंड वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, है ना। सो अगर हमें देखो बहुत रिक्वायरमेंट हुई तो वी विल टेक थर्सडे वाला लेक्चर एज वेल, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, बट वी आर गोइंग टू गो विद द प्रॉपर, एकदम ऐसे नहीं कि मैं आपको भगा भागे करा दूंगा, प्रॉपरली हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा बाडी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोल हमारा हो गया, रेडॉक्स इज अबाउट टू कंप्लीट, एंड ये सारे क्वेश्चंस एन फैक्टर वाले प्लीज आप लोग अच्छे से 26 के 26 क्वेश्चंस को घर से निपटा करके आना, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, ठीक है बसंत, जो भी आपका आंसर आ रहा है आई एम गोइंग टू चेक इट टुमारो, मीनवाइल मैं भी ये सारे सॉल्व कर लूंगा, और कल फिर मैं आपके साथ ये सारे आंसर्स चेक कर लूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, है ना, इट इज ओवर, इट इज एंडेड। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, यदि नहीं है तो आई एम एंडिंग द स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है 6:30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, है ना। आई विल टॉक टू द टीम, जो भी पॉसिबिलिटी होगी आई विल लेट यू नो बेटा जी, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।